एक्सोसिस्ट वो प्रीस्ट जो कि डीमंस को ऑब्जेक्ट्स और लोगों में से बाहर निकालते हैं, पर ज्यादातर लोग डीमंस में विश्वास नहीं करते और उनके लिए सारे एक्सोसिस्ट बस ढोंगी बाबा हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग डीमंस को नहीं देख पाते। अगर वो देख सकते तो अभी यहाँ सबकी फटके हाथ में आ रखी होती। तभी रिन देखता है, पर इस सारी भीड़ में एक स्टूडेंट उस डीमन को देख पा रहा था। स्कूल की छुट्टी के बाद रिन उससे पूछता है कि जब तुमने पहली बार किसी डीमन को देखा था तो क्या तुम्हें कहीं चोट लगी थी? पर गॉर्डन कहता है उसे ऐसा कुछ तो याद नहीं है। जिसके बाद वो उससे पूछता है कि क्या वो भी डीमंस को देख सकता है। रिन हाँ में जवाब देता है और बताता है कि वो एक्सोसिस्ट की ट्रेनिंग कर रहा है, और वो उससे कहता है कि मैं क्रैम स्कूल में पूछूंगा अगर कोई तरीका हो जिससे तुम्हें डीमंस दिखना बंद हो जाए। गॉर्डन कहता है कि तुम सच में कितने अच्छे लड़के हो। ये सुन के रिन शर्माने लगता है और रिन वहाँ से जाते समय सोचने लगता है कि पहली बार शायद सेम क्लास में मेरा कोई दोस्त बनेगा। इसके बाद रिन क्रैम स्कूल में पहुंच जाता है, जहाँ कोमरू और शीमा भी पहुंचते हैं। तभी वो देखते हैं कि उसके लॉकर में एक लेटर पड़ा था और उन्हें लगता है कि उसे किसी ने लव लेटर भेजा है। पर जैसे ही वो उस लेटर को पढ़ते हैं उन बेचारों को सदमा लगता है कि लेटर तो मफिस्टो ने भेजा था। मैं फालतू में इतना खुश हो गया। रियूजी कहता है कि हो सकता है कि इस लेटर में कुछ इंपॉर्टेंट हो, और वो खुद उसे पढ़ने लगता है। उसमें मफिस्टो ने लिखा था कि जो उसे मौत की सजा सुनाई गई थी उसे अभी के लिए रोक दिया गया है। वहीं रिन को पता भी नहीं था कि उसे मौत की सजा सुनाई जा चुकी थी। तो कोमरू उसे बताता है कि जब वो क्योटो में पगलाया था ये उस वक्त की बात है। वहीं पेज की दूसरी तरफ लिखा था कि मफिस्टो ने उसे डिनर के लिए बुलाया है और कहा है कि वो फॉर्मल कपड़े पहन कर आए। तभी उन्हें किसी की चीख सुनाई देती है और हम देखते हैं कि गॉर्डन को फिर से एक डीमन दिखाई दे रहा है। तभी वहाँ रिन पहुंच जाता है और उसे गुस्से में वहाँ से दफा होने को कहता है, जिससे उसकी पूंछ भी बाहर आ जाती है। डीमन रिन से डर के वहाँ से चला जाता है, पर गॉर्डन को कुछ ज्यादा ही बड़ा सदमा लग चुका था। इसके बाद जब वो सभी लंच में बाहर निकले थे, रिन उनसे पूछता है कि क्या वो कोई तरीका जानते हैं जिससे कोई डीमंस को देखना बंद कर सके। उसी वक्त वहाँ पाकू और कामिकी आ जाती है। तो एक गधा रिन चिल्ला चिल्ला के पूछने लगता है कि क्या तुम कोई तरीका जानती हो जिससे कोई डीमंस को देखना बंद कर सके। ये सुन के कामिकी और रियूजी दोनों भड़क जाते हैं और कहते हैं तुम्हें ये सब चीजें ऐसे नहीं चिल्लानी चाहिए। लगता है मुझे यूकी और शूरा से पूछना पड़ेगा। वहीं ट्रू क्रॉस ऑर्डर की हेल्पलाइन में कॉल कुछ ज्यादा ही आने लगी है, तो यूकियो अपने काम में ही कुछ ज्यादा बिजी हो रहा है। शूरा उससे कहती है कि शायद कुछ गड़बड़ है, थोड़ा संभल कर काम करना। वहीं दूसरी तरफ रिन मफिस्टो के पास पहुंच जाता है, जहां वो कोई अजीब सी गेम खेल रहा था। जिसके बाद वो चुटकी बजाते ही वहां डिनर टेबल ले आता है और मैजिक से ही उसके लिए खाना बनाने लगता है। एक सेकंड, मैंने तुमसे फॉर्मल अटायर कहा था ना। और वो चुटकी बजाते ही रिन को सूट बूट पहना देता है। इसके बाद वो फिर से चुटकी बजाता है और उनकी लोकेशन ही पूरी तरह से चेंज हो जाती है कि मैं 200 सालों से इस दुनिया यानी असाया में मफिस्टो के नाम से जाना जाता हूँ और मैं कहना का सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन हूँ, किंग ऑफ टाइम समायल, और मैं एक बाल हूँ यानी एक डीमन रॉयल्टी। ये सुन के रिन को झटका लगता है। एक सेकंड, तुम एक डीमन हो? तुम्हें इतना ज्यादा झटका लग रहा है? तुम्हारे अलावा मेरे ख्याल सबको पता है कि मैं एक डीमन हूँ। और वो बताता है कि इस वक्त हम गहना में हैं। आखिरकार तुमने अपने असली रंग को दिखा ही दिया। शांत हो जाओ। इस जगह पर मैं टाइम और स्पेस दोनों कंट्रोल करता हूँ। तुम्हें कोई भी खतरा नहीं होगा। मैंने सिर्फ अपनी पावर से हमारे माइंड को गहना में ट्रांसपोर्ट किया है। मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ छोटे। मुझे तो ह्यूमंस और इनकी क्रिएशंस बहुत ज्यादा पसंद है। वहीं रिन जब आसपास देखता है उसे अपने डैड की याद आने लगती है और वो कहता है कि अगर तुम दुश्मन नहीं हो तो मुझे बाहर निकालो। छोटे तू बहुत ज्यादा उछलता है। एक डीमन की दो वीकनेस होती हैं, उसकी पूंछ और दूसरा उसका हार्ट। रिन को समझ नहीं आता कि मफिस्टो ऐसा कैसे कर सकता है, क्योंकि उस बकलोल ने ध्यान नहीं दिया था जब मफिस्टो ने उसे बताया था कि वो टाइम और स्पेस यहाँ दोनों कंट्रोल कर सकता है। आगे वो कहता है कि तुम जानते हो ना, तुम्हारा डीमन हार्ट इस स्वॉर्ड में सील है। अगर डीमन का हार्ट डिस्ट्रॉय कर दिया जाए तो वो जरूर मर जाएगा, और इसीलिए सभी डीमंस अपने हार्ट और टेल को छुपा कर रखते हैं। ये प्रॉपर डिमोनिक मैनर्स होते हैं। और तुम्हें देख लो, अपनी पूंछ और अपना दिल दोनों ही हिलाते हुए फिरते हो। तुम्हें देख के तो मुझे शर्म आती है। जब रिन वहां से गिरता है वो गिरने के बाद भी फिर से वहीं आता है। ये अच्छी बात है कि तुम अब खुद को सन ऑफ सेटन की तरह एक्सेप्ट कर रहे हो, पर तुम्हारे पांव जमीन पर आने चाहिए। ये मत भूलो कि इम्प्योर किंग को हराने में तुम्हें उचुक माँ की मदद की जरूरत पड़ी थी। जिसके बाद मफिस्टो फिर से चुटकी बजाता है और वो दोनों वापस से उसी रूम में पहुंच जाते हैं। इसके बाद वो एक आई ड्रॉप निकालता है और कहता है कि जो भी इसे अपनी आंखों में डालेगा उसे डीमंस दिखना बंद हो जाएंगे। तुम्हें कैसे पता कि मैं ऐसी चीज ढूंढ रहा हूँ? तुम एक नन्हे से बालक हो, यहाँ मुझसे कुछ भी नहीं छिपता। पर अगर तुम इस आई ड्रॉप को पाना चाहते हो तो तुम्हें मेरे लिए एक काम करना होगा। तुम जानते ही हो कि इविल धीरे धीरे असाया में बढ़ता जा रहा है। कोडेन का केस तो बस एक एग्जाम्पल है कि चीजें कितनी बुरी हो सकती हैं। अरे 5 मिनट हो भी गए, चलो ठूसना शुरू करें। आगे रिन लंच बना रहा होता है और वो भड़का हुआ था। तुम्हें मेरे टेक्स्ट का रिप्लाई करना चाहिए। मुझे बताया करो अगर तुम्हें लंच चाहिए या फिर डिनर। सॉरी मॉम, अगली बार से ध्यान रखूंगा। अबे ओ चश्मे
क्रश, तुझे तो मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए जो मैं तेरे लिए खाना पीना बनाता हूँ। तो यूकियो उसे बताता है कि कुछ दिनों से काम ज्यादा ही बढ़ गया है। खाना खत्म होने के बाद यूकियो वहाँ से जाने लगता है, पर उसे देख के रिन समझ जाता है कि वो कुछ छुपा रहा है, पर यूकियो कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। वहीं स्कूल में कामिकी को एक कुत्ता दिखाई देता है, वो उसे बड़ा ही प्यारा लगता है और वो उससे बात करने लगती है। पर उसी वक्त मोफिस्टो अपने असली फॉर्म में आ जाता है। सोनिए, तू भी बड़ी प्यारी है। उसे देखकर बेचारी कामिकी डर के पीछे हो जाती है और मोफिस्टो ने उन सभी को यहाँ थोड़ी एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज के लिए बुलाया था। अकेडमी में जितने भी डीमंस भटक रहे हैं, तुम सबका काम उन्हें ठिकाने लगाना है और इस काम में तुम सभी एक दूसरे की मदद कर सकते हो। रिन समझ जाता है कि जिस टास्क के बारे में वो बात कर रहा था शायद वो यही है। तुम्हारा सबसे पहला टास्क ये फैमिली पोर्ट्रेट है। ये शुरू में तो बस मेरा एक प्रैंक बस कलेक्शन का हिस्सा था, पर कई स्टूडेंट्स इसे देखकर अपनी चड्डी गीली करके गए हैं। इसके बाद वो आराम से ऊपर चढ़ के गेम खेलने लगता है। वो सभी उस पेंटिंग को देखकर कह रहे थे ये कहाँ से फैमिली पोर्ट्रेट लग रही है, इसमें तो बस एक औरत है। तो रिन कहता है कि क्यों ना बस उसे काट दिया जाए, काम जल्दी खत्म हो जाएगा। जिसके बाद वो जाकर पेंटिंग को डिस्ट्रॉय कर देता है और उसके नीचे गिरते ही वहाँ के पूरे कलर्स ही चेंज हो जाते हैं। और जब वो अपने दोस्तों के पास जाने लगता है, वो कहते हैं दूर हो जाओ हमसे, तुम सेटन के बेटे हो। रिन को समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। तभी उसे कोमरू की आवाज आती है और हम देखते हैं कि उसके सर पे एक डीमन चिपका हुआ था। उसे मारने के बाद मैजिक सर्कल के अंदर लेके जाने लगता है। कोमरू सभी से कहता है कि कोई भी बाहर नहीं देखेगा, सभी सर्कल के अंदर देखेंगे। ये सभी डीमंस शेप शिफ्टर हैं जो कि किसी भी इंसान के डर को महसूस करके उसी चीज में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। रियूजी उससे पूछता है तो तुम कैसे ठीक थे? मुझे शुरू में ही लगा था कि कुछ गड़बड़ है। तो रिन जब पेंटिंग को डिस्ट्रॉय करने गया था, मैंने अपने चश्मों को उतार दिया, तो बेसिकली घटिया विजन ने मुझे बचाया है। इसके बाद कोमरू एक एक करके सभी लोगों की बेइज्जती करने लगता है और उनकी कमियां गिना रहा था। तभी रिन पूछता है तुमने मुझे क्यों नहीं कहा कुछ? तो कोमरू उसे बताता है कि हम हर बार तुम्हारी ही ताकत पर डिपेंड करते हैं, पर हम भी ताकतवर बनना चाहते हैं, तो इसीलिए हम तुम्हें सिर्फ अपने ट्रम्प कार्ड की तरह यूज करेंगे। और वो कहता है कि आज की सभी स्ट्रेटजी मैं बनाऊंगा। वो शमी से किसी भी तरह के बारबेरी प्लांट को बनाने को कहता है। हम इन सभी बारबेरी प्लांट से खुद के ऊपर अवेकनिंग स्पेल कास्ट करेंगे। अब हम सेफली शेप शिफ्टर्स पर देख सकते हैं और वो देखते हैं कि वो शेप शिफ्टर बहुत ज्यादा बड़ा था। कोमरू शीमा और रिन को रियूजी को प्रोटेक्ट करने को कहता है, क्योंकि अगर उसे कुछ हुआ तो बैरियर डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और वो शमी से कहता है कि वो प्लांट से उसके चारों तरफ बैरियर बना दे। ये देख के रिन उससे कहता है तुम फिर से एक प्रिंसेस की पोजीशन में आ गए, तुम्हें कैसा लग रहा है? तुमने अगर फिर से मुझे ऐसा कहा तो मैं अपने जूते से तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। कोमरू के कहने पर कामिकी एक्सपेल स्पिरिट को शेप शिफ्टर के ऊपर कास्ट करती है, पर वो सब देखते हैं कि इससे उसका कुछ भी नहीं बिगड़ता। जिसके बाद कोमरू सोचने लगता है कि आखिर इसे फैमिली पोर्ट्रेट क्यों कहा जाता है, और वो मेफिस्टो की कही हुई सारी बातों को सोचने लगता है। तभी वो देखता है कि वहाँ 3 और फोटोज हैं जिनकी फ्रेम बिल्कुल सेम है, और वो कामिकी को उन तीनों को डिस्ट्रॉय करने को कहता है, क्योंकि उसे लगता है कि वो सभी फोटोज मिलाकर ही फैमिली पोर्ट्रेट बनती हैं। पर जब कामिकी उन्हें डिस्ट्रॉय करती है वो फिर से रिजनरेट हो जाते हैं। तो कोमरू को लगता है कि उन्हें शायद उन सभी पर एक साथ हमला करना होगा, जिसके लिए कामिकी अपने 2 फॉक्सेस को यूज करेगी और बाकी के पोर्ट्रेट्स को शीमा और रिन डिस्ट्रॉय करेंगे। जिसके बाद वो एक साथ मिलकर हमला करने के लिए पहुंच जाते हैं, पर उनके हमला करते ही सीन शिफ्ट हो जाता है और हम यमन में पहुंचे हुए थे। जिसे नहीं पता बता दूं, मिडिल ईस्ट में यमन एक कंट्री का नाम है जहां एंजल और लाइटनिंग इम्प्योर प्रिंसेस को हराने के लिए पहुंचे हुए थे। जिसके बाद वो उससे लड़ने के लिए वहां पहुंच जाता है। वो अपनी कैलिबन स्वॉर्ड को एक्टिवेट करता है, जिसके लिए उसे अपने कुछ बाल सैक्रिफाइस करने थे। जिसके बाद वो एंजल स्लैश का यूज करता है और उसके एक ही हमले से वो मॉन्स्टर पूरी तरह से खत्म हो जाता है। वहां तबाही मची रही थी, तभी एक पर्सन वहां से बाहर निकलता है, पर जैसे ही एंजल उसके पास पहुंचता है वो बीमारी की वजह से फूलने लगता है। वो दिन अब दूर नहीं है जब सभी ह्यूमंस अपनी आंखों से उसे देख सकेंगे। जिसके बाद वो फूल कर वहां फट जाता है। वहीं दूसरी तरफ रिन ओडेन को आई ड्रॉप्स दे देता है और वो वहां से जा ही रहा था, तभी ओडेन उससे पूछता है उस दिन मुझे लगा था कि तुम्हारी पूंछ है, लगता है छुपाने का कोई फायदा नहीं है, मैं हाफ डीमन हूँ। ओडेन उससे पूछता है कि तुम्हें क्या फिर यहाँ डर नहीं लगता? रिन कहता है कि डर तो लगता है, पर आसपास मेरे इतने ज्यादा अच्छे लोग हैं कि मैं इन सब चीजों की ज्यादा फिक्र नहीं करता। जिसके बाद रिन वहां से निकल जाता है और वो देखता है कि उसके सभी दोस्त वहां पार्टी शार्टी के लिए उसका इंतजार कर रहे थे, जिनके साथ वो वहां से चला जाता है। इसके बाद हम यूकियो को देखते हैं जो कि किसी भयंकर सी मीटिंग में पहुंचा हुआ था, जहां उसके सामने 2 कंडीशंस रखी जाती हैं। पहला कि वो इस मीटिंग में कोई भी सवाल नहीं पूछ सकता, और दूसरा जो भी चीज यहाँ डिस्कस होती है वो किसी को भी नहीं बताएगा। अगर वो इन सभी चीजों से अग्री करता है तो उसे अपने ब्लड से मोरिनाथ कॉन्ट्रैक्ट को सील करना होगा। कॉन्ट्रैक्ट सील होने के बाद वो सभी
सभी उससे टोडो के बारे में चीजें पूछते हैं, जहाँ लाइटनिंग उससे पूछता है तुम्हारे ख्याल से वो किस तरह का इंसान था। यूकियो कहता है कि वो बड़ा क्रीपी था, पर अगली बार जब भी वो मुझे दिखेगा मैं जरूर उसे खत्म कर दूंगा, इससे पहले कि वो उसे डिसमिस करें। एंजल कहता है कि तुमने मोरिनाथ कॉन्ट्रैक्ट को सील किया है और अगर तुम उसकी एक भी बात से पीछे हट जाते हो तो जिस डीमन ने उस कॉन्ट्रैक्ट को बनाया है वो तुम्हारी जान ले लेगा, ये कभी भूलना मत। वहां से जाते वक्त यूकियो सोच रहा था कि वहां हर ब्रांच का डायरेक्टर बैठा हुआ था, जरूर कुछ बड़ा हो रहा है। वहीं उसके जाने के बाद एंजल कहता है तो ये था यूकियो, ये तो रिन के बिल्कुल ही ऑपोजिट है, मुझे ये पसंद आया। शुरा कहती है कि अगर ऐसा ही था तो तुमने उससे मोरिनाथ कॉन्ट्रैक्ट क्यों सील करवाया? तो एंजल कहता है कि वो मेरा आइडिया नहीं बल्कि लाइटनिंग का था। तभी एक पर्सन वहां कहती है जिस डीमन ईटर से कल लाइटनिंग और एंजल भिड़े थे हमें उसे सबसे पहले खत्म करना होगा और साथ ही हमें सैटेनिक ग्रुप्स और एंटी ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशंस को फिर से इन्वेस्टिगेट करना होगा और जिन कंडीशंस को लाइटनिंग ने बताया है वैसे डीमंस को जल्दी से जल्दी खत्म करना होगा। वहीं जब यूकियो फिर से अपना फिजिकल टेस्ट करवाता है, इस बार भी सब कुछ नॉर्मल था, तो उसे समझ नहीं आता कि उस रात क्या हुआ था। इसके बाद यूकियो अपने घर पहुंच जाता है जहां वो फिर से तैयार होने लगता है तो रिन पूछता है आज तो क्रैम स्कूल में छुट्टी है तो कहाँ जा रहे हो? तो वो उसे बताता है कि वो शमी के पास जा रहा है, जो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। क्या तुम दोनों डेट पे जा रहे हो? पर यूकियो बस स्माइल करता है। असल में वो शमी के पास उसे ट्यूटर करने पहुंचा था और उसे याद आने लगता है कि 2 साल पहले भी वो उसे ट्यूटर कर रहा था जब वो ऑनलाइन कोर्स कर रही थी। जिसके बाद वो याद करता है जब उसने अपने फादर से पूछा था कि आखिर वो रिन और उसे बड़ा क्यों कर रहे हैं और मेफिस्टो ने अभी तक उन्हें मारा क्यों नहीं। पर शिरो कहते हैं कि वो एक ऐसी चीज है जो मैं अभी तुम्हें नहीं बता सकता, पर एक दिन तुम्हें इस बात का खुद ब खुद पता लग जाएगा। इसके बाद से ही यूकियो ने अपने फादर से कोई सवाल नहीं पूछा और वो हमेशा उन पर भरोसा करता रहा। तभी एक दिन उनकी मौत हो गई और उसका भाई अपनी ताकत को यूज कर सकता था। जिसके बाद जब वो मेफिस्टो के पास पहुंचता है वो उससे कहते हैं कि अब से वो उनका गार्डियन है और क्योंकि रिन एक्सॉर्सिस्ट बनना चाहता है तो वो उसे क्रैम स्कूल में लगा देंगे और क्योंकि वो दिमाग से पैदल है तो उसे हाई स्कूल भी भेजना पड़ेगा। और अब तुम अपने फादर की इंस्ट्रक्टर की जॉब ले रहे हो और तुम्हारा काम रिन पर नजर रखना भी है और तुम देखोगे कि वो हॉबगॉब्लिन जैसे लो लेवल डीमन से कैसे लड़ता है। यूकियो इसके खिलाफ है क्योंकि उन्हें नहीं पता है कि रिन अपनी पावर्स को कंट्रोल भी कर सकता है या नहीं। पर मेफिस्टो कहता है चिंता मत करो, जरूरत पड़ते ही मैं वहां पहुंच जाऊंगा। आगे यूकियो सोचने लगता है कि मेफिस्टो जरूर मेरी आंखों के बारे में जानता है, पर अभी तक उन्होंने इसके बारे में कुछ कहा क्यों नहीं। और उसे लगता है कि उसे उस मीटिंग में इसलिए बुलाया गया था ताकि वो कॉन्ट्रैक्ट सील कर सके, जिससे वो उस पर नजर रख पाएंगे, क्योंकि रिन और टोडो की वजह से उन्हें उसके ऊपर शक हो चुका है। इसके बाद यूकियो वापस से क्रैम स्कूल पहुंचा था जहां वो सभी से कहता है कि अभी भी एकेडमी में बहुत सारे डीमंस हैं और जिससे तुम भिड़ने वाले हो उसका नाम मायूको है, जिसे कि गर्ल्स रेस्ट रूम में देखा जाता है। और क्योंकि वो सिर्फ लड़कियों के सामने ही आती है तो इस मिशन पे कामिकी और शमी लीड रहेंगे। शमी कहती है कि कल हम दोनों लीड करने वाले हैं, तो कामिकी कहती है तुम क्या खुश हो रही हो, तुम तो सिर्फ डिफेंस और हील कर सकती हो, लड़ना तो मुझे पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, पर क्योंकि नी बड़ा हो सकता है हम तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे, मुझे तुम्हारे प्रोटेक्शन की कोई जरूरत नहीं है। तभी यूकियो कहता है टीम वर्क बहुत जरूरी है। इसके बाद हम कामिकी और पाकू को साथ में देखते हैं और कामिकी अभी भी गुस्सा है कि उसे शमी जैसी लड़की ने कैसे बचा लिया। पाकू कहती है वो अच्छी तो है और खासकर वो तुम्हारा बुरा नहीं चाहती, तो तुम उससे नफरत क्यों करती हो। पर कामिकी कहती है कि उससे नफरत करने के लिए कोई रीजन नहीं चाहिए और वैसे भी मैं सिर्फ तुम्हारे ही करीब आ सकती हूँ, तुम जानती हो ना कि यहाँ मेरे आने के पीछे एक गोल है। इसके बाद अगले दिन वो सभी अपने मिशन के लिए तैयार होते हैं क्योंकि इस वक्त कोई भी लड़की रेस्ट रूम में नहीं होगी। ये सुन के शीमा थोड़ा डिसअपॉइंटेड हो जाता है क्योंकि फिर गर्ल रेस्ट रूम में जाने का कोई फायदा ही नहीं है। सबसे पहले कामिकी और शमी को रेस्ट रूम में जाना था। इसके बाद वो दोनों रेस्ट रूम में पहुंच जाते हैं और बाकी सभी गेट के बाहर ही छुपे हुए थे। इसके बाद वो दोनों इधर उधर उस डीमन की खोज में निकल जाते हैं और कामिकी सोच रही थी कि ये अच्छा मौका है, आज वो क्योटो में जो शमी ने उसकी मदद की थी उसका बदला चुका के रफा दफा कर देगी। तभी उन्हें एक दरवाजा मिलता है जो कि शायद अंदर से बंद था। जब वो दरवाजा खटखटाते हैं उन्हें अंदर से एक अजीब सी आवाज आती है और उसी वक्त वहाँ की सारी लाइट बंद हो जाती है। जैसे ही कामिकी दरवाजे को खोलती है वो देखते हैं कि वहाँ कोई भी नहीं था, पर उनके पीछे ही वो गोस्ट खड़ा हुआ था। वहीं ये सारी चीजें बाहर खड़े सारे लौंडे भी देख रहे थे। शमी नी को बड़ा कर लेती है और कामिकी फॉक्स स्पिरिट से एक्सपेल स्पिरिट स्पेल को यूज करने को कहती है, वो भी ऑफिशियल वाले को। पर वो फॉक्स कहने लगते हैं कि हम तुम्हारे लिए इतना कुछ भी नहीं करने वाले, अगर हमने उसे यूज किया तो हमारी स्पिरिचुअल एनर्जी कम हो जाएगी। उसी वक्त वो गोस्ट कामिकी और शमी को पकड़कर खींचने लगता है, पर एन वक्त पर नी उन दोनों को ही बचा लेता है। शमी देखती है वो दोनों तो बहुत ही ज्यादा ढीठ है। वो दोनों ढीठ इसलिए बन रहे थे क्योंकि कामिकी के बुलाने पर जो उन्हें राइस हार्वेस्ट पर ऑफरिंग मिल रही थी वो दोनों
छोड़कर आए थे। तो शमी नी से राइस बनवाती है और उन दोनों को ऑफर करते हुए कहती है कि उसके पास अभी इतना ही है, जिसके बदले में वो उनकी मदद मांगती है। उसी वक्त वो गोश्त शमी को पकड़कर अपने पास खींच लेती है। ये देखकर वो फॉक्सेस कहते हैं, उस लड़की के लिए हम तुम्हारी मदद करेंगे, जल्दी से स्पेल को बोलना शुरू करो। कामिकी स्पेल को बोलना शुरू कर देती है। वहीं वो गोश्त शमी से कह रही थी, वो लड़की अपने दोस्त की तरह तुम्हें बिल्कुल नहीं देखती। पर शमी उससे कहती है कि ना मैं तुम्हारे बारे में कुछ जानती हूँ, ना तुम मेरे बारे में कुछ जानती हो, तो तुम्हें यहाँ से दफा हो जाना चाहिए। तभी कामिकी का स्पेल कंप्लीट हो जाता है, जिसके बाद वो दोनों फॉक्सेस उस इविल गोश्त पर हमला कर देते हैं और उसे एक्सपेल कर देते हैं। शमी कामिकी का शुक्रिया अदा करती है, पर कामिकी को लगता है कि उसने अभी भी कुछ नहीं किया है। तभी वहाँ बाकी के छोरे आ जाते हैं, छोरियां आ जाती हैं, जिन्होंने मेफिस्टो के कहने पर अपना गेटअप चेंज किया था। उन दोनों को देखकर शमी और कामिकी जोर जोर से हंसने लगती हैं। इसके बाद हम सीधा रशिया में पहुंच जाते हैं, जहां एंजल और लाइटनिंग कुछ डीमन से लड़ रहे थे। उन्हें समझ नहीं आता कि इस लैब में इतने सारे डीमंस क्या कर रहे हैं। तभी शूरा उन्हें सामने चलने को कहती है। वहां पहुंचने पर वो एक बड़ी सी मशीन देखते हैं, जिसके बीच में कुछ पोर्टल जैसा था। लाइटनिंग उन्हें बताता है कि शायद ये गहना का गेट है। एंजल कहता है, पर गहना के गेट तो सिर्फ सेटन ही बना सकता है, तो क्या सेटन यहाँ आया था? पर लाइटनिंग कहता है नहीं, इसे इंसानों ने बनाया है। तभी वो देखते हैं कि वो गेट का साइज धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। वो सभी वहां से भागने लगते हैं और लाइटनिंग कहता है कि इसे देखकर मैं समझ चुका हूँ कि हमारा दुश्मन है कौन। इसके बाद वहां मेफिस्टो पहुंच जाता है और वो अपनी टाइम पावर से वहां बैरियर बना देता है, जिससे उसके अंदर की सारी चीजें रुक जाती हैं। मेफिस्टो उन सभी से कहता है, मैंने समय को तो रोक दिया है, पर मैं ज्यादा से ज्यादा इसे 4-5 महीने के लिए ही रोक पाऊंगा। और उन्हें लगता है कि इसी गेट की वजह से असाया में गहना का असर बढ़ता जा रहा है। आगे लाइटनिंग कहता है कि जिस तरह की टेक्नोलॉजी यहाँ यूज हुई है, इसके पीछे सिर्फ एक ही ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है। इसके पीछे जरूर इल्यूमिनाटी है। इसके बाद हम एक मैंशन में देखते हैं, जहाँ की टोडो पहुंचता है। वो किसी को बॉस कह के बुला रहा था, जिसकी जिंदगी खुद तिनके के सहारे चल रही है। और टोडो वहाँ उसे इन्फॉर्म करने पहुंचा था कि गहना गेट खुल चुका है। वहीं उनकी मीटिंग अभी भी चालू थी, जहाँ वो बात कर रहे थे कि ट्रू क्रॉस में जरूर कुछ स्पाइस हैं। और एंजल शूरा से कहता है कि वो जापान ब्रांच के स्पाइस का पता लगाए। वहीं ट्रू क्रॉस एकेडमी में जल्द ही एक फेस्टिवल आने वाला है, जिसमें कि डांस भी होगा। तो शीमा एक एक करके कई लड़कियों से डांस के बारे में पूछता है, पर सारी लड़कियां उसे रिजेक्ट कर देती हैं। वहीं रिन भी डांस में जाना चाहता था, पर क्योंकि शमी उनकी क्लास में नहीं है, वो बड़ी ही उम्मीद भरी नजरों से कामिकी को देखता है, पर वो सीधा उसे मना कर देती है। और वो कहती है कि एक्सोसिस्ट के एग्जाम जल्द ही आने वाले हैं और वो फर्स्ट ट्राई में पास करना चाहती है, और अगर वो फेल नहीं होना चाहते तो वो ये सब छोड़कर वो भी पढ़ाई पर ध्यान दे। वहीं रियोजी भी कहता है कि उसे भी ट्रेनिंग पे जाना है, इन सब फालतू चीजों के लिए उसके पास समय नहीं है। तभी शीमा उठ खड़ा होता है और कहता है कि वो अपनी जिंदगी के इतने कीमती साल बर्बाद कर रहे हैं। एग्जाम तो हर साल होते हैं, पर फर्स्ट ईयर स्कूल फेस्टिवल तो जिंदगी में एक ही बार होगा। और रिन कहता है कि मैंने जितना सोचा था तुम उतने भी बेवकूफ नहीं हो। तभी शीमा को कुछ याद आता है और कहता है कि एक लड़की है, और रिन को कुछ बताने से पहले वहां से भाग जाता है, जिसके पीछे पीछे रिन भी वहां पहुंचता है। और जिस लड़की के बारे में वो बात कर रहा था वो पाकू थी, पर डांस के लिए उसे पहले ही कोई पूछ चुका है। अपनी सारी उम्मीदें चकनाचूर होने के बावजूद भी शीमा हार नहीं मानता। वहीं शूरा सभी बच्चों को फेस्टिवल की तैयारियां करते हुए देख रही थी। तभी वो देखती है कि उसके बगल में नेमू खड़ा था। वो उससे पूछती है कि तुम फेस्टिवल के लिए कुछ नहीं कर रहे, पर वो बिना कोई जवाब दिए वहां से चला जाता है। इसके बाद कुछ दिन बीत जाते हैं और रिन और शीमा की हालत कंकाल जैसी हो चुकी है। बेचारे शीमा ने 20 लड़कियों को पूछा था, पर सबने उसे रिजेक्ट कर दिया। और बेचारे रिन ने 2 लड़कियों से पूछा था, और उनसे रिजेक्ट होने के बाद उसकी किसी और से पूछने की हिम्मत ही नहीं हुई। तभी वहां पर रियूजी भी आता है और उसकी हालत भी उन्हीं की तरह थी। तो कोमरो उन्हें बताता है कि एक लड़की ने उसे डांस पार्टी के लिए पूछा था, पर रियूजी ने उसे मना कर दिया, पर इसकी वजह से वो रोने लगी और अब उसका गिल्ट के मारे बुरा हाल हो रखा है। और रिन कहता है कि इसकी प्रॉब्लम तो हमारे से बिल्कुल ही ऑपोजिट है, पता नहीं कौन से भूत ने पकड़ रखा है इसको। रियूजी कहता है कि भूत ने मुझे नहीं तुम्हें पकड़ा हुआ है, और उनकी बकलोली को भगाने के लिए वो मंत्र पढ़ने लगता है। तभी वहां पर शमी आ जाती है और वो बताती है कि उसने भी स्कूल में एडमिशन ले लिया है और यूक्यू ही उसे काफी समय से ट्यूटर कर रहा था, और उन्होंने ये बात इसलिए छुपा कर रखी क्योंकि एडमिशन होने के बाद वो खुद ही ये सब बताना चाहती थी। इसके बाद शमी को यूक्यू बुला लेता है और रिन खुश हो जाता है क्योंकि अब वो शमी को अपने साथ चलने के लिए बुला सकता है। इसके बाद कामिकी देखती है कि वहाँ शमी और पाकू आ रखे हैं, और पाकू बताती है कि शमी ने एडमिशन ले लिया है और वो उसकी क्लास बी में ही है। जिसके बाद वो सभी लंच करने के लिए बैठ जाते हैं, और उन दोनों को इतना हंसता खेलता देखकर कामिकी सोचने लगती है कि ये दोनों ही कितना दांत फाड़ती हैं यार। इसके बाद पाकू उसे फेस्टिवल के बारे में बताती है, जिसमें डांस पार्टी के लिए पार्टनर चाहिए होते हैं, और वो पार्टनर तुम्हारा दोस्त भी हो सकता है। तभी वहाँ पर रिन आ जाता है और वो उसे अकेले में बाहर लेकर जाता है और उससे पूछता है कि क्या तुमने डांस के बारे में
सुना? शमी कहती है कि हाँ, और वो इस बारे में उससे बात करना चाहती थी। रिन को लगता है कि वो उसे डांस के लिए इनवाइट करने वाली है, पर वो कहती है कि वो डांस के लिए यूकियो को पूछना चाहती है और बेचारे रिन को सदमा लग जाता है। जिसके बाद वो पूछती है कि तुम क्या कहना चाहते थे, पर रिन कहता है कि छोड़ो, उसकी कोई जरूरत नहीं है। आगे शमी बताती है कि यूकियो जब उस दिन उसे ट्यूटर करने आया था वो काफी परेशान दिख रहा था, तो इसीलिए वो डांस में ले जाकर उसका थोड़ा मूड ठीक करना चाहती है। जिसके बाद रिन कहता है कि तुम जरूर उसे पूछना, और वहां से चला जाता है। और शमी से रिजेक्ट होने के बाद वो डिप्रेशन में चला जाता है। शमी यूकियो के पास जाती है और उसे डांस फेस्टिवल में साथ चलने को कहती है, पर यूकियो कहता है कि प्रॉब्लम ये है, मैं स्टाफ मेंबर की तरह फेस्टिवल में काम करूंगा, तो मैं तुम्हारे साथ नहीं चल पाऊंगा। जिसके बाद शमी वहां से चली जाती है। वहीं यूकियो सोच में पड़ जाता है क्योंकि उसे यकीन था कि वो रिन के साथ जाएगी। तभी वहां पर शूरा पहुंच जाती है। वहीं शमी को लग रहा था कि भले ही यूकियो स्माइल कर रहा था, पर वो नकली स्माइल थी। वहीं शूरा रिन से कह रही थी, पता नहीं उसने तुम चश्मिश में क्या देख लिया, वैसे तुम भी उसे पसंद करते हो ना। पर यूकियो कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है और वहां से चला जाता है। जिसके बाद शूरा कहती है, तुम कब तक वहां छुपने वाले हो? और हम देखते हैं कि मेफिस्टो वहां सब कुछ छुप कर सुन रहा था। वो कहता है कि छुप छुप कर देखना कि कौन किसे अपना डांस पार्टनर बनाने वाला है, ये मेरी हॉबी है। और वैसे भी तुम भी काफी चुपके काम कर रही हो, तुम्हें लगता है कि मैं इल्यूमिनाटी का एक स्पाई हूँ, है ना? पर याद रखना, अगर तुम कभी मेरे रास्ते में आई तो मैं तुम्हें कुचलने से जरा भी नहीं हिचकिचाऊंगा। वहीं फेस्टिवल शुरू होने में बस एक दिन बचा था और शमी एक घोस्ट का रोल कर रही है। तभी वहाँ पाको आ जाती है और वो उसे सारी चीजें बताती है जो कि रिन के साथ हुई थी, और कहती है कि उसे नहीं पता कि रिन उससे नाराज क्यों है। तो पाको उसे बताती है कि शायद रिन उसे डांस के लिए पूछने वाला था, और वो उससे पूछती है कि उसे रिन ज्यादा पसंद है या यूकियो। पर शमी कहती है कि उसने कभी ऐसी चीजों के बारे में सोचा ही नहीं। वहीं रिन ने भी डांस पे जाने का सपना छोड़ दिया है और वो सिर्फ क्लास प्रोजेक्ट पर ही काम करेगा। वहीं शीमा कहता है कि अगर मुझे कोई नहीं मिला तो मैं कोमरू को ही लड़की बनाकर वहां ले जाऊंगा। पर कोमरू बताता है कि उसको भी एक लड़की ने पूछ लिया है, जो सुनकर उन दोनों को अपने कानों पर यकीन नहीं होता। इसके बाद अगले दिन फेस्टिवल शुरू हो जाता है और मेफिस्टो वहां कूल सी एंट्री लेता है और लंबी चौड़ी स्पीच के बाद फेस्टिवल शुरू हो जाता है। ऐसे ही करते करते शाम हो जाती है और गॉर्डन और रिन का राइस बॉल स्टॉल बड़े ही अच्छे से चल रहा था। पर गॉर्डन कहता है कि रात को भीड़ और ज्यादा बढ़ जाएगी और हमें संभालने के लिए शायद और ज्यादा लोगों की जरूरत पड़े। तभी रिन को वहाँ कामिकी दिखती है और वो उसके पास मीट की ड्रेस लेकर पहुंच जाता है और स्टॉल पे उसकी मदद के लिए भीख मांगने लगता है। पर कामिकी कहती है कि तुम किसी और लड़की से भी इसे पूछ सकते हो, मेरे पास क्यों आए हो? तो रिन कहता है कि क्योंकि मैं तुम पर भरोसा करता हूँ, तुमने हमेशा ही हमारी मदद की है। जिसके बाद कामिकी मान जाती है। ये सुन के रिन बहुत खुश हो जाता है और कहता है कि मैं एक दिन तुम्हारे सारे बदले चुका दूंगा। पर असल में कामिकी उसकी मदद करने नहीं वाली थी और उससे जाते हुए कहती है कि तुम्हें और शमी को लोगों के छुपे हुए साइड्स को देखना आना चाहिए। वहीं ये सारी बातें रिन के सर के ऊपर से चली जाती हैं। वहीं रात को पाकू पार्टी के लिए तैयार हो रही थी और वो कामिकी से पूछती है कि क्या तुम्हें भी किसी ने डांस के लिए बुलाया है? पर कामिकी कहती है कि नहीं, मुझे बस किसी ने वेंडर बनने को कहा है और मैं वहां नहीं जा रही हूँ। पाकू वहां से जाते वक्त उससे कहती है कि तुम्हें खुद के साथ थोड़ा और ऑनेस्ट होना चाहिए। जिसके बाद डांस पार्टी की जगह पर कोमरू को देखकर बेचारा शीमा रोने लगता है। वहीं स्टॉल पर गॉर्डन रिन से कहता है कि हम लोग ये संभाल लेंगे, तुम थोड़ी देर के लिए यहाँ पर ब्रेक ले सकते हो। इसके बाद रिन फेस्टिवल में जाने लगता है, पर वहाँ सभी पार्टनर्स को देखकर वो थोड़ा दुखी हो जाता है और सोचने लगता है कि काश वो यहाँ शमी के साथ आ सकता। तभी उसे वहाँ शमी दिखाई देती है, जहाँ थोड़ी देर बात करने के बाद रिन उससे पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ डांस करने चलोगी? ये सुन के शमी शर्मा जाती है और उससे पाकू की बात याद आती है कि उसे रिन ज्यादा पसंद है या यूकियो। तभी रिन कहता है कि तुम्हें जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है और उसका हाथ पकड़कर डांस फ्लोर की तरफ जाने लगता है। वो दोनों भागते भागते यूकियो तक पहुंच जाते हैं और वो दोनों ही उसे अपने साथ डांस करने के लिए कहते हैं। वो कहता है कि एक इंसान दो के साथ कैसे डांस कर सकता है, पर वो दोनों उसे जबरदस्ती डांस कराने लगते हैं और शमी वहाँ बहुत खुश लग रही थी और वो मन ही मन रिन को आई लव यू भी कह देती है। वहीं कामिकी वो मेड की ड्रेस पहनकर तैयार हो जाती है और वो खुद को दिलासा दे रही थी कि वो बस अपना प्रॉमिस पूरा करने के लिए यहाँ पहुंची है। तभी उसके पीछे नेमू आ जाता है और वो सुकुमो का मैस्कॉट निकालता है। ये देख के कामिकी हैरान हो जाती है और उससे पूछती है कि ये उसे कहाँ मिला और उससे पूछती है कि क्या वो इल्यूमिनाटी से है। वहीं दूसरी तरफ एंजल और लाइटनिंग इल्यूमिनाटी के एक मेंबर को इंटेरोगेट कर रहे थे, पर बहुत ज्यादा कुटाई करने के बावजूद भी वो उन्हें कोई जवाब नहीं देता। तभी उन्हें एक और इल्यूमिनाटी का स्पाई बाहर से बंद कर देता है। तभी वो बंदा कहता है हमारा मकसद सिर्फ तुम्हें यहाँ बंद रखना ही है। लेकिन जिस स्पाई ने उन्हें अंदर बंद किया था उसे कुछ एक्सोसिस्ट आके पकड़ लेते हैं। जिसके बाद वो अंदर आकर सभी को बताते हैं कि उन्होंने उसे ठिकाने लगा दिया है। ये सब देख के एंजल कहता है तुम्हें जब पहले से पता था कि ये सब होने वाला है तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? क्या झूठ बोलना तुम्हारे बस का है? मैं कभी झूठ नहीं बोलता।
इसके बाद वो लोग उस बंदे की बीवी और बेटे को वहां ले आते हैं और लाइटनिंग उसे डराने लगता है, अगर तुमने हमें सब कुछ नहीं बताया तो हमें तुम्हारे बीवी बच्चों से पूछना पड़ेगा और सच मानो तुम वो नहीं चाहते। जिसके बाद वो उन्हें बता देता है कि वो कुछ समय में जापान ब्रांच से एक लड़की को किडनैप करने वाले हैं। वहीं नेमो कामिकी से कहता है अगर तुम जानना चाहती हो ये मुझे कहां से मिला तो मेरे पीछे चलो। तभी शूरा को किसी का कॉल आता है और उसे पता लग जाता है, जो उसे बताता है कि इल्यूमिनाटी कामिकी को किडनैप करने वाले हैं। वो सभी एस्क्वायर्स को बुलाती है और उन्हें कामिकी को ढूंढने को कहती है और जब तुम उसे ढूंढ रहे हो साथ में नेमो पर भी नजर रखना, वो पता नहीं कहाँ गुम हो गया है। यूकियो कहता है कि हम बहुत कम लोग हैं, हमें मेफिस्टो से मदद लेनी चाहिए, पर शूरा कहती है कि ये टॉप सीक्रेट मिशन है, इसके बारे में वो मेफिस्टो को भी नहीं बता सकते और उनसे कहती है कि जैसे ही उन्हें कामिकी मिले वो सबसे पहले उसे बताएं। शीमा चिल्लाने लगता है कि उन्हें कामिकी को ढूंढना होगा और बिना किसी प्लान के वहां से दौड़ लगा देता है। इसके बाद वो अलग अलग डायरेक्शन में उसे ढूंढने के लिए चले जाते हैं। वहीं नेमो कामिकी को बताता है कि ये डॉल उसे सू को नहीं दी थी, पर कामिकी को इस बात पर यकीन नहीं होता। तो नेमो कहता है कि वो एक कोऑर्डिनेटर है, मैं यहाँ तुम्हें बस गार्ड कर रहा हूँ ताकि इल्यूमिनाटी आकर आसानी से तुम्हें किडनैप कर सके। कामिकी उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाती है, पर नेमो उसे वार्न करता है कि वो ऐसा कुछ भी ना करे क्योंकि उसके क्लाइंट ने उसे चोट पहुंचाने से मना किया है। पर कामिकी कहती है तो बिना मुझे चोट पहुंचाए हराने की कोशिश करो और वो अपने दोनों डीमंस को समन कर लेती है। ये देख के नेमो भी पेपर का यूज करके एक जायंट से ट्रांसफॉर्मर को समन करता है जो कि देखने में बिल्कुल एक खिलौने जैसा था। उसे देख के वो दोनों फॉक्सेस डर जाते हैं और वो वहां से भाग ही रहे थे, तभी वो रोबोट उन दोनों को मुक्का मार के गायब कर देता है। वहीं इस मौके का फायदा उठाकर कामिकी वहां से भागने लगती है तो नेमो उसे रोकने के लिए उसके ऊपर अपना एक पंच फेंक देता है, पर जैसे ही वो उसे लगने वाला था शीमा आकर उसे बचा लेता है। वो उन सभी को अलर्ट करने ही वाला था, तभी वो रोबोट फिर से उस पर हमला कर देता है, जिसके बाद वो कामिकी को लेकर भागने लगता है। जिस दौरान वो अपने फैमिलियर को बुलाने के लिए मंत्र भी पढ़ रहा था और कुछ देर में ही वो अपने फैमिलियर यामानताका को समन कर लेता है। उसे देख के कामिकी हैरान हो जाती है क्योंकि वो एक हाई रैंकिंग डीमन है और वो उससे पूछती है कि आखिर तुम कब से इसे यूज कर पा रहे हो। शीमा उसे बताता है कि बचपन से, पर ये मेरी एनर्जी बहुत ज्यादा खाता है तो मैं इसे बहुत कम ही समन करता हूँ। वहीं यामानताका अपने फायर से उस रोबोट को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसके बाद वो रोबोट एक छोटे से खिलौने में बदल जाता है। शीमा वहां से भागने लगता है, तभी नेमो बहुत सारे पेपर्स को फेंकता है और वो अलग ही तरह के खिलौने में बदल जाते हैं। वो शीमा तक पहुंचने ही वाले थे, पर यामानताका उन सभी को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसके बाद शीमा नेमो पर हमला करने जाता है, जिससे वो डॉज करता हुआ जमीन पर गिर जाता है। तो शीमा उसके ऊपर चढ़ जाता है और कहता है कि ये ब्लैक फ्लेम्स थोड़ी अलग हैं, ये तुम्हारे शरीर को तो कुछ नहीं करेंगी पर ये तुम्हारी सोल को जलाकर रख देंगी। तभी नेमो अपनी आंखें खोल लेता है और हम देखते हैं कि उसकी आंखें अजीब सी थी। उसी वक्त वहां एक्सप्लोजन होता है जिसे कि वो सभी सुन लेते हैं। नेमो का पपेट उसके कान में कहने लगता है, शांत हो जाओ नेमो, शांत हो जाओ, जाओ वापस से सो जाओ। वहीं शीमा कह रहा था, तुम काफी मिस्टीरियस हो और ताकतवर भी, जैसा कि एक मेफिस्टो के प्यादे को होना चाहिए। शीमा कामिकी से कहता है, जल्दी से चलो, हमें यहाँ से भागना चाहिए। पर कामिकी कहती है कि तुम फैमिलियर की मदद से उसे यहीं रोको, तब तक मैं बाकियों से जाकर तुम्हारे लिए मदद लाती हूँ। पर जैसे ही वो वहां से जा रही थी, शीमा उसे स्टैब कर देता है और उससे कहता है कि अगर तुम्हें कुछ हो गया तो बॉस मुझे बहुत ज्यादा सुनाएगा, और उससे कहता है कि फिक्र मत करो, मैंने तुम्हें सिर्फ बेहोश किया है। वहीं ये सब देखकर नेमो कहता है, तो तुम इल्यूमिनाटी के स्पाई हो, है ना? वहीं यूकियो के साथ बाकी सभी शूरा का इंतजार कर रहे थे। उसी वक्त वहां से रिन दौड़ता हुआ गुजरता है क्योंकि उसे लग रहा था कि जरूर कुछ गड़बड़ है। वहीं शीमा उससे कहता है कि वो कोई इल्यूमिनाटी का स्पाई नहीं है, उसका काम तो बस क्रैम स्कूल के स्टूडेंट्स को ऑब्जर्व करना था और उसे अपना पहला ऑर्डर अभी कुछ सेकंड्स पहले ही मिला। उसी वक्त वहां एक हेलीकॉप्टर आता है जिसमें से एक लड़की उतरती है जो शीमा से कहती है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया। तभी वहां कुछ गार्ड्स आकर उनके सामने कुछ शील्ड्स लगा देते हैं। उसी वक्त वहां रिन और बाकी सभी भी पहुंच जाते हैं। शूरा भी वहीं जा रही थी और एंजल से बैकअप के बारे में पूछती है, तो एंजल कहता है कि फिक्र मत करो, हम 30 सेकंड के अंदर वहां पहुंच जाएंगे। तभी उनके सामने रोशनी हो जाती है। वहीं जहां शूरा थी वहां भी आसमान में काफी सारी चीजें चमक रही थी। उसे देख के लाइटनिंग समझ जाता है कि ये सेराफिम है, किंग ऑफ लाइटनिंग का डिसेंडेंट। वहीं उनके सामने की रोशनी और ज्यादा बढ़ जाती है। तभी मेफिस्टो उन सभी के आगे आकर खड़ा हो जाता है। वहीं उनके सामने जो इतनी तेज रोशनी थी वो धीरे धीरे एक इंसान जैसी चीज में बदल जाती है और वो कहता है कि माफ करना, मुझे इस तरह से आप लोगों को मैसेज देना पड़ रहा है। ये सब देखकर लाइटनिंग कहता है, लगता है वो पूरी दुनिया को अपना मैसेज देना चाहता है। जिसके बाद उस बंदे का इंट्रोडक्शन होता है जो कि किंग ऑफ लाइट लूसीफर है और वही इल्यूमिनाटी का लीडर है और मेफिस्टो का बड़ा भाई। वहीं उसे देखकर ही रिन की फट रही थी। लूसीफर
कहता है कि हमारा फेस 1 कंप्लीट हो चुका है और हम यहाँ ट्रू क्रॉस पर वॉर डिक्लेयर करने आए हैं। 1 साल के अंदर अंदर हम मेरे फादर सेटन को रिवाइव कर देंगे, जिसके बाद हम असाय और गहना को मर्ज कर देंगे। दुनिया में पीस और बैलेंस लाने का सिर्फ यही एक तरीका है, और जिसने भी हमारे रास्ते में आने की हिम्मत की हम उस पर जरा भी दया नहीं दिखाएंगे। जिसके बाद वो मेफिस्टो से कहता है, तुम्हारा बड़ा भाई होने के नाते मैं तुम्हें फिर से मौका देता हूँ, हमारे साथ आ जाओ। लेकिन मेफिस्टो उसे मना कर देता है और कहता है कि दुनिया में असली पीस तो वही होती है जब लोग आपस में स्ट्रगल करते हैं और भिड़ते झगड़ते रहते हैं। हम दोनों की दुनिया देखने का नजरिया बिल्कुल अलग है और जरूरत आने पर हम पूरी ताकत से एक दूसरे से लड़ेंगे। इसके बाद लूसीफर वहां से जाने लगता है, पर तभी वो जमीन पर गिर जाता है, जिसके बाद वो उसे सहारा देकर वहां से ले जाने लगते हैं। रिन कहता है कि क्या हम उन दोनों को ऐसे ही जाने देंगे? किंग ऑफ लाइट के होते हुए मैं कुछ नहीं कर सकता, भले ही वो अभी कमजोर दिख रहा हो, पर गहना में उसकी अथॉरिटी मुझसे भी ज्यादा है और मुझे यकीन है कि तुम भी उसकी पावर को सेंस कर पा रहे हो। तो रिन कहता है कि अगर तुम नहीं कुछ करोगे तो मुझे ही कुछ करना होगा, पर उसके हमले को शिमा आकर रोक देता है और वो उससे कहता है कि अगर तुम ह्यूमंस को मारने के लिए तैयार नहीं हो तो तुम्हें आगे और नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि इल्यूमिनाटी में ज्यादातर लोग ह्यूमंस ही हैं। रियूजी उससे कहता है कि तुम ये क्या कर रहे हो, जल्दी से वापस आओ, पर शिमा हंसते हुए कहता है असल में मैं यही हूँ, और वहां से चला जाता है। हेलीकॉप्टर के अंदर जाते ही वो बेहोश होकर गिर जाता है। उनके जाने के बाद मेफिस्टो कहता है अगर ये वॉर की डिक्लेरेशन थी तो मुझे नहीं लगता कि ये अंत था। जिसके बाद वो सभी सेराफिम्स एक एक करके ब्लास्ट होने लगते हैं। मेफिस्टो कहता है कि किंग ऑफ लाइट ने हमारे मेन बैरियर को डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिसके बाद इन धमाकों ने हमारे छोटे बैरियर्स को भी तबाह कर दिया। इसके बाद वो सभी देखते हैं कि वहाँ बहुत सारे मिड लेवल डीमन आ जाते हैं और मेफिस्टो कहता है कि जरूर दुनिया की सारी ब्रांचेस में यही तबाही मची होगी, मुझे जल्दी से जापान के ब्रांच में जाना होगा। और वो यूकियो को सभी एक्सक्वायर्स को लेकर कामिकी को रेस्क्यू करने का मिशन दे देता है और उन्हें अपने साथ में नेमू को भी ले जाने को कहता है और बताता है कि वो एक एक्सोसिस्ट है जिसे उसने सभी स्टूडेंट्स को सुपरवाइज करने के लिए हायर किया था और ये एक फर्स्ट क्लास एक्सोसिस्ट है। इसके बाद हम कामिकी को देखते हैं जिसके सामने की उसकी माँ रो रही थी और उससे मदद मांग रही थी, पर कामिकी गुस्सा हो जाती है और कहती है कि ये सब तुम्हारी गलती है। उसी वक्त वहाँ कामिकी की छोटी बहन सुको आ जाती है और वो कहती है कि फिक्र मत करो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगी। उसी वक्त कामिकी की आंखें खुल जाती है। वहीं दूसरी तरफ शिमा को भी बदबू सूंघा कर उठा दिया जाता है और शिमा के पूछने पर वो लड़की बताती है कि वो अभी कामिकी से ही बात करने जा रहे हैं, पर शिमा कहता है कि उसे अनजान लोगों से मिलकर थोड़ा डर लग जाएगा, तो मैं पहले जाता हूँ बात करने। इसके बाद रिन अपने सभी दोस्तों के साथ स्टेशन पर पहुंचा हुआ था। वहाँ पाको भी उन्हें गुड बाय कहने आई थी और वो जाने से पहले शमी के कान में कुछ बताती है। इसके बाद वो सभी ट्रेन में पहुंचकर एयरपोर्ट के लिए निकल जाते हैं, जहाँ नेमो सभी को बताता है वो इनारी ताइशा के पास शिमाने जाने वाले हैं। यूकी उससे पूछता है कि तुम्हें कैसे पता कि कामिकी वहाँ है, तो नेमो उसे बताता है कि उसने खुद समन करके कामिकी को एक डॉल दी थी जिससे वो कामिकी की लोकेशन का पता लगा सकता है। इसके बाद वो सभी प्लेन में बैठ जाते हैं और क्योंकि रिन पहली बार प्लेन में बैठा था उसका बुरा हाल हो जाता है। इसके बाद यूकियो सभी को इल्यूमिनाटी के बारे में बताता है। वो कहता है कि सेराफिम्स की वजह से लगभग सारी ब्रांचेस को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है और कहा जाता है कि ग्रिगोरी भी घायल हो चुके हैं और फिलहाल सारी की सारी जापान ब्रांच वापस से बैरियर लगाने और प्रेस को संभालने में ही बिजी है। आगे यूकियो बताता है कि इल्यूमिनाटी 200 साल से भी ज्यादा पुरानी एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन है, पर धीरे धीरे सभी को लगने लगा कि वो खत्म हो गए। पर कई सारे डीमन रिलेटेड इंसिडेंट्स में बार बार इल्यूमिनाटी का नाम ही आ जाता था, जिसके बाद ऑर्डर ने उनके बारे में और ज्यादा खोज पड़ताल करनी शुरू कर दी, पर कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता था कि वो टेररिस्ट ग्रुप इतना ज्यादा बड़ा होगा। इतने पर ही यूकियो रुक जाता है क्योंकि उसने मोरिनाथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, इससे ज्यादा वो नहीं बता सकता था। इसके बाद वो सभी प्लेन से नीचे उतर जाते हैं, पर एयरपोर्ट के बाहर एक भी टैक्सी नहीं थी, तो उन बेचारों को वहां से पैदल ही जाना पड़ता है। इसके बाद यूकियो वहां से रास्ता पूछने के लिए निकल जाता है। वहीं रियूजी को उदास देखकर रिन उसे जोर की किक मारता है। मुंह क्यों लटका रखा है बे? यूकियो को समझ नहीं आता कि उसके आते ही ये सब क्या शुरू हो गया। रियूजी गुस्से में कहता है कि मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूँ, शिमा मेरे एक फैमिली मेंबर जैसा था, वो अगर मुझे मिला तो मैं सबसे पहले उसे मार दूंगा और खुद की भी जान ले लूंगा। ये सुन के रिन हंसने लगता है और रिन कहता है कि जब तुम लोगों को मेरी सच्चाई के बारे में पता लगा था, मुझे लगा था कि तुम लोग मुझसे नफरत करने लगे हो, पर तुम हमेशा ही मेरा साथ देते आए और मुझे लगता है कि शिमा को भी ऐसे ही दोस्तों की जरूरत है। अले अले, तुम्हारी आंखों से आंसू आ रहे हैं क्या? है मैंने बड़ी बड़ी महान महान बातें की ना, है ना, है ना? लेकिन ये सब सुन के रियूजी को गुस्सा आ जाता है और वो बार बार उसे मुक्के मारने लगता है। वहीं दूसरी तरफ कामिकी के पास शिमा आता है और फालतू की बातें करने के बाद वो बताता है कि हायर अप्स तुमसे मिलना चाहते हैं और हम देखते हैं कि वहाँ पर व्हील चेयर पर काफी बुरी हालत में कामिकी की
मॉम आती है जो कि कामिकी से मदद मांग रही थी। तभी वहाँ पर एक टिंगू आता है और कहता है कि जैसा कि तुम देख सकती हो अब ये हमारे किसी काम की नहीं बची है, तो इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलवाया है। वहीं कामिकी उसे गिडोइन कह के बुलाती है और कहती है कि हमारी तो बात हुई थी, जब मैं एक्सॉर्सिस्ट बनकर सेकंड क्लास टेमर बन जाऊंगी तब ये सब होने वाला था। गिडोइन कहता है कि हमारी रिसर्च की वजह से हम किसी भी डीमन को किसी की बॉडी के अंदर डाल सकते हैं और जितनी देर चाहे उतनी देर के लिए उसे उसके अंदर रख सकते हैं। आखिरकार इस बुढ़िया ने दुनिया के लिए कुछ तो किया और इसलिए तुम्हारा एक्सोसिस्ट बनना हमारे लिए कोई जरूरी की चीज नहीं है। हमें सिर्फ तुम्हारी फैमिली का कोई मेंबर चाहिए। अगर तुम हमारे काम के लिए तैयार नहीं हो तो मजबूरी में हमें तुम्हारी बहन को यूज करना होगा। लेकिन कामिकी कहती है कि ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तैयार हूँ। जैसा कि मैंने सोचा था, वैसे भी सुकुमो काफी छोटी है, मुझे तो तुम्हारी उम्र की लड़कियां ज्यादा पसंद है। कल के लिए तैयार रहना, तुम्हारा पूरा फिजिकल होने वाला है। आगे शीमा कामिकी को बताता है कि ये जगह चार्म प्रूफ है तो वो अपने फेमिलियर्स को समन नहीं कर सकती, तो अगर तुम चुपचाप उस आदमी की बात मानती रहोगी तो वो शायद तुम्हें कुछ ना करे। इसके बाद शीमा वहाँ से जाने लगता है पर कामिकी उससे कहती है कि क्या तुम वाकई मुझे छोड़ के जा रहे हो? तो शीमा बॉस से कहता है क्या मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ रुक सकता हूँ? बॉस कहती है कि याद रखना हम तुम्हें हमेशा देख रहे हैं। जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। वहीं मेफिस्टो स्कूल के बैरियर को फिर से बना रहा था और उसी वक्त वहाँ शूरा पहुंच जाती है जो कि सेराफिम के धमाके में काफी बुरी तरह से घायल हो चुकी थी। शूरा मेफिस्टो से एक्सक्वायर्स के बारे में पूछती है तो मेफिस्टो बताता है कि उसने शीमा और कामिकी को ढूंढने के लिए उन्हें भेज दिया है। ये सुन के शूरा भड़क जाती है पर तभी उसे बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है। एन वक्त पर मेफिस्टो वहाँ आकर उसे संभाल लेता है। शूरा उसे नेमो के बारे में पूछती है तो मेफिस्टो बताता है कि वो तो मेरा स्पाई था। तभी उसे यूकियो का कॉल आता है और वो शूरा को वापस से हॉस्पिटल में रेस्ट करने को कहता है। वहीं जाते हुए शूरा कहती है तुम्हें पहले से पता था कि क्या होने वाला है और तुम ये भी जानते हो कि आगे क्या होगा, आखिर तुम्हारा प्लान क्या है? मेफिस्टो बस उसे देख के स्माइल करता है। जिसके बाद कॉल पे यूकियो उसे बताता है कि वो डेस्टिनेशन पर पहुंच चुके हैं। इसके बाद वो सभी उस जगह पर इंफॉर्मेशन के लिए घूमने लगते हैं। असल में सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए तो यूकियो जाता है, रिन तो ठूसने के लिए अलग अलग स्टॉल्स पे जाने लगता है और यूकियो उन सबसे कहता है कि वो ध्यान रखे कि रिन कोई मुसीबत खड़ी ना करे। इसके बाद वो सभी शाम को एक जगह इकट्ठे होते हैं जहाँ वो बात कर रहे थे। यहाँ श्राइन से ज्यादा लोग खाने में इंटरेस्टेड हैं और यूकियो बताता है कि उसने एक अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स पीस टाउन इनारी के बारे में भी सुना है जहाँ जाने के लिए लोगों की होड़ लगी हुई है। कोमरू कहता है कि उसने भी इस जगह के बारे में सुना है जो कि श्राइन के बिल्कुल बगल में ही है। तभी कोमरू कहता है जो हमें यहाँ मैप मिला है वो इनारी लाइट फाउंडेशन ने पब्लिश किया है, क्या तुम्हें ये नाम इल्यूमिनाती जैसा नहीं लगता? ये सुन के वो सभी हैरान हो जाते हैं। उसी वक्त वहाँ नेमो पहुंचता है। यूकियो उससे पूछता है कि तुम कहाँ थे? मैं तो बस एक अच्छी सी डॉल ढूंढ रहा था और ये रहा उसका बिल, खर्चा पूरा 1 मिलियन हुआ है, जल्दी से जल्दी पेमेंट कर देना। इसके बाद नेमो उस डॉल के अंदर एक स्पिरिट को बुलाने का मंत्र पढ़ रहा था। वहीं दूसरी तरफ कामिकी के पूछने पर शीमा बताता है कि क्रैम स्कूल ज्वाइन करने से कुछ समय पहले ही उसने इल्यूमिनाती को ज्वाइन किया था और टोडो ने मुझसे कहा था कि मुझे क्रैम स्कूल के सभी स्टूडेंट्स पर नजर रखनी है और अगर कुछ भी अजीब चीज होती है तो उन्हें रिपोर्ट करूं। हाँ, पर मैं तुम्हें बता दूं इम्प्योर किंग के पीछे मुझे कुछ नहीं पता था। कामिकी उससे गुस्से में पूछती है कि आखिर तुम उनके साथ कैसे दे सकते हो? शीमा कहता है कि मैं थक चुका था रियूजी, अपने भाई और इन सभी चीजों से। मैं ड्यूटी फलाना ढिमकाना सुन सुनकर थक चुका था और उन सब से बस पीछा छुड़ाना चाहता था। तभी कामिकी उसे थप्पड़ मारती है और कहती है कि तुम हम सभी को धोखा कैसे दे सकते हो? लेकिन शीमा बस स्माइल करता है और कहता है मुझे तो लगा था हम दोनों एक ही जैसे हैं। इसके बाद वो उसे एक डॉल देता है जो कि उसे मेड की ड्रेस में मिली थी। जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद कामिकी सोच रही थी तुमने सही कहा था, मैं भी शायद एक गद्दार ही हूँ। मैं किसी पे भरोसा नहीं करती और मेरी सच्चाई के बारे में कोई नहीं जानता, पाकू भी नहीं। वहीं नेमू ने उस डॉल में कामिकी के फैमिलियर को समन किया था और वो उससे इस रीजन और कामिकी के बारे में सब कुछ पूछता है। पर वो डॉल कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं उस नल्ली का फैमिलियर हूँ? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेइज्जती करने की? और वैसे भी तुम्हें उससे क्या मतलब है? वो बताते हैं कि वो उसकी दोस्त है और उनके किसी दुश्मन ने कामिकी को किडनैप कर लिया है। वो पता लगाना चाहते हैं कि आखिर उनके किडनैप करने का क्या रीजन था और अगर तुम हमें नहीं बताओगे तो हमें किसी और से पूछना होगा। जिसके बाद वो उन्हें सब कुछ बताने के लिए तैयार हो जाता है। ये 5 साल पहले की बात है जब इजुमो कामिकी 11 साल की थी।